So far we have discussed so many homologous series of carbon compounds like saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, in which we have discussed so many compounds of alkane, alkene and alkyne. इसके अलावा हमने अल्कोहल और एल्डिहाइड सीरीज के भी कंपाउंड्स की बात करी. In today's video lecture, I am going to discuss carboxylic acids. My name is Hitesh and you are watching my channel, Your Classroom. Let's get into today's video lecture. कार्बोऑक्जेलिक एसिड्स. अब इसके नाम में ही एसिड्स आ रहा है, तो इट मीन्स दिस एसिड टर्म इंडिकेट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सीरीज अबाउट एसिड्स. एंड एसिड्स आर नॉट न्यू टर्म्स फॉर यू बिकॉज यू हैव लर्न मैनी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एसिड्स इन द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. तो अब हम देखते हैं कि इस सीरीज में कौन कौन से एसिड्स आएंगे. एक्चुअल में इस सीरीज में जो एसिड्स आएंगे वो हमारे होंगे ऑर्गेनिक एसिड्स. तो इन ऑर्गेनिक एसिड्स का जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारे पास R सिंगल बॉन्ड COOH. अब यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड COOH जो हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड. और R क्या है? R इज एल्किल ग्रुप. तो चलिए देखते हैं कि इस सीरीज में हमारा सबसे पहला कंपाउंड क्या आ सकता है. तो पहले कंपाउंड के लिए क्या चीज़ जरूरी है? कार्बन का एक एटम का आना. और वो एक एटम हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है? इसके फंक्शन ग्रुप में दिखाई दे रहा है. तो ये वही कंडीशन अराइज हो गई जो हमने एल्डिहाइड में भी डिस्कस किया था. एल्डिहाइड के केस में भी जो पहला कंपाउंड था उसमें एल्किल ग्रुप नहीं आ रहा था. रीज़न वही है कि एल्किल ग्रुप में एटलीस्ट वन कार्बन एटम तो रहेगा ही रहेगा. एक कार्बन यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा कार्बन एटम हमें दिखाई देंगे. तो पहले कंपाउंड में तो हमारे पास एक ही एटम होना चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पर एल्किल ग्रुप तो फर्स्ट कंपाउंड में नहीं जुड़ सकता. तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहले इसका ये जो ग्रुप है उसका हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं. तो कार्बन के हमें पता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 4. तो मैं इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें 2 ऑक्सीजन के जोड़ने हैं यहाँ पर. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हम यहाँ दिखा देते हैं कार्बन के, और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ दिखा देते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री रह जाएगा, जो कि आगे किसी न किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के संग जुड़ सकता है, तो उसके लिए हमने यहाँ दिखा दिया है. अब इसमें 1 ऑक्सीजन हम ऊपर दिखा देते हैं और इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरीके से दिखा देते हैं. फिर इस दूसरे ऑक्सीजन एटम को दिखा देते हैं. इसके 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैसे दिखाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो कि कार्बन के संग शेयर करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो कि इसके हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के संग ये वाला ऑक्सीजन का एटम शेयर करेगा, और इसके बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हमने ये दिखा दिए. अब इसके हिसाब से सबसे पहले हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड कर लेते हैं. तो हाइड्रोजन के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, 1 इसका अपना था. तो इट मीन्स हाइड्रोजन तो हमारी सेटिस्फाइड हो गई. इसी तरीके से अब चलो इस वाले ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड कर लेते हैं. 6 इसके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इसके संग शेयर करेगा तो ये अपने अब पूरे 8 कर लेगा. और इसी तरीके से अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन को देखूँ तो 6 इसके अपने आ रहे हैं, तो 7वां ये इस हाइड्रोजन का लेगा और 8वां लेगा इस कार्बन का. तो हमारा ये ऑक्सीजन एटम भी सेटिस्फाइड हो गया. अब रह गई बात इस कार्बन की. अब ये कार्बन इनके साथ मिलकर के कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा. कारण ये है क्योंकि इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. 2 इसमें भी अगर इसके संग शेयर करेगा तो इसके हो जाएंगे 6, और 1 अगर इसके संग भी करेगा तो हो जाएंगे 7. तो 1 इलेक्ट्रॉन की अभी भी इसको ज़रूरत है. अब सवाल वो आता है कि इसके साथ क्या हम ऐसा जोड़ें कि इसका ये इलेक्ट्रॉन भी हमारा सेटिस्फाइड हो जाए. तो उसके लिए एक बात तो क्लियर है कि हम एल्किल ग्रुप तो यहाँ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके जोड़ने का मतलब हो जाएगा कार्बन के 1 से ज़्यादा एटम्स का आ जाना, जो कि पॉसिबल नहीं है इस सीरीज़ के फर्स्ट कंपाउंड के लिए. तो अब देखते हैं कि इसके फंक्शन ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से एटम्स यूज़ हो रहे हैं. तो फंक्शन ग्रुप में हम देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन आ रहा है, ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल हो रहा है. तो फंक्शन ग्रुप से हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अगर एटम लगा दें वो इसको सेटिस्फाइड कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें हम लगा नहीं सकते. ऑक्सीजन का मतलब है कि अगर आपने ऑक्सीजन के लगा दिए तो ऑक्सीजन को
सेटिस्फाइड होने के लिए कम से कम यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, तब वो इसके अपने आर्ट पूरे कर पाता। तो ऑक्सीजन तो कंबाइन नहीं होगी, तो बचा क्या यहाँ पर हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को ही यहाँ इसके संग अटैच कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का एक एटम और उसका इलेक्ट्रॉन, और ये इसने कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन्स के संग शेयरिंग कर ली, तो इसने जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब हमारा ये वाला कार्बन भी कैसा है, सेटिस्फाइड है। तो ये क्या काम करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इसका फिर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इसके अपने ऑलरेडी कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं। तो इस तरीके से इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई देंगे। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ दिस सीरीज। तो इसके लिए हम क्या नाम बनाएंगे, इसके लिए हमारा नाम रहेगा इसका H, जो ये दिखाई दे रहा है। बाकी की ये पूरा एक फंक्शन ग्रुप है, तो ये रहेगा COOH। ये जो हमारा कंपाउंड है, दिस इज सेड टू बी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है, ये सबसे पहले आंट स्टिंग में देखा गया था। तो आंट क्या है, हमारा एनिमल है, और एनिमल और प्लांट से मिलने वाले जो एसिड्स होते हैं वो एक्चुअल में ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और इस सीरीज़ में हम पढ़ते भी किस टाइप के एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ कि जहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे कि आंट जो सिक्रीट करती है एक्चुअल में फॉर्मिक एसिड सिक्रीट करती है। तो कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी अगर जिस जगह आंट्स बहुत सारी चींटियाँ चल रही हों, तो एक काम करना, आपकी जिस जगह चींटियाँ चल रही हों तो उसमें कपड़ा लेके उसको थोड़ा सा उस जगह को रब कर देना। तो आप ये नोटिस करोगे कि जितनी भी चींटियाँ होंगी वो अपने रास्ते से भटक जाएंगी। कारण इसका ये है क्योंकि जो चींटियाँ सिक्रीट कर रही हैं वो फॉर्मिक एसिड को सिक्रीट कर रही हैं, और उसी की स्मेल से वो आगे बढ़ती हैं। तो जब आपने उस फॉर्मिक एसिड को उस रास्ते से ही हटा दिया, तो वो क्या करेंगी, वो अपना रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि फॉर्मिक एसिड कहाँ बाकी चींटियों ने रिलीज़ किया है। यही वजह है कि वो सारी चींटियाँ अपना रास्ता भटक जाती हैं। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या रहेगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड में हमारा एल्किल ग्रुप ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो एल्किल ग्रुप का सबसे पहला मेंबर क्या है, मिथाइल। तो मिथाइल को हम इस फंक्शन ग्रुप के संग ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा बनेगा इस सीरीज़ का सेकंड कंपाउंड CH3COOH। अब ये कंपाउंड जो है आपके लिए नया नहीं है, बिकॉज यू हैव लर्न दिस कंपाउंड इन एसिड बेस सॉल्ट्स, और इसको हम क्या बोलते थे वहाँ, एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड। और ये एसिडिक एसिड हमारे कोर्स में भी है, तो हम इसको आगे स्टडी भी करेंगे कि इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं। एल्किल सीरीज़ में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो एल्किल ग्रुप रहेगा वो रहेगा C2H5, और इसके संग हम जोड़ देते हैं कुछ इसका फंक्शन ग्रुप। तो दिस विल बी आवर नेक्स्ट कंपाउंड। ऐसे ही फिर अगला कंपाउंड ये रहेगा C3H7COOH। फिर रहेगा हमारे पास C4H9COOH। तो इस तरीके से ये जो है सीरीज़ आगे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके IUPAC नेम इन कंपाउंड्स के हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम एल्केन की मदद लेने वाले हैं, तो एल्केन की हेल्प से हम इनके IUPAC नेम बना पाएंगे। अब एल्केन में जो सबसे पहला कंपाउंड है वो हमारा रहता है मीथेन, CH4। तो इसमें लिख लेते हैं मीथेन। मीथेन में ये जो E लेटर आ रहा है हम इसको रिप्लेस कर देंगे ऑइक से। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं ऑइक। चूँकि ये कंपाउंड एसिड को इंडिकेट कर रहे हैं तो इसके साथ लगा देते हैं एसिड। तो ये जो कंपाउंड है जिसको हमने फॉर्मिक एसिड बोला था, जो इसका कॉमन नेम था, इसका IUPAC नेम क्या कहलाएगा, मैथेनोइक एसिड। और ऐसे ही इसका भी नाम बना लेते हैं इस एसिडिक एसिड का IUPAC नेम। तो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या रहेगा, C2H6 एल्केन का, और ये कहलाता हमारा इथेन। अब इथेन में भी हम इस E को जो है रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा OIC ऑइक, और इसमें हमारे पास जुड़ेगा एसिड। तो ये जो एसिडिक एसिड है अब IUPAC नेम में ये कहलाएगा एथेनोइक एसिड। और इसी तरीके से इसका जो अगर हम नाम रखना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। और ये कंपाउंड हमारा कहलाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। और ये कंपाउंड हमारा कहलाएगा पेंटेनोइक एसिड।
पेंटेनोइक एसिड एंड सो ऑन। चलिए अब इनके कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पहला कंपाउंड का इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखा रखा है। अब इसी की हेल्प से इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हम इजीली बना सकते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ रहेगा डबल बॉन्ड। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है सारी। तो कह सकते हो कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा हमारा सिंगल बॉन्ड। और ऐसे ही इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये जुड़ेगी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से। अब इसके बीच में कितना रहेगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया किसके लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए, या बोल सकते हो मेथेनोइक एसिड के लिए। ऐसे ही हम इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, और इसके संग हमें जोड़ना है इसका ये मिथाइल ग्रुप। तो क्या काम करेंगे, सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे इस कार्बन के संग, फिर यहाँ पर इस वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो दिस इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिक एसिड, और यू कैन से द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एथेनोइक एसिड। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा है प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड में थोड़ा सा हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 COOH। इससे थोड़ा सा इजीली हम इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये इसका फंक्शन ग्रुप बना लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें ये कार्बन जोड़ देते हैं, इसके संग 2 हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ देते हैं। उसके बाद ये मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। तो ये बन गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, यानी प्रोपेनोइक एसिड का बॉन्ड स्ट्रक्चर। और ऐसे ही आप बाकी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना। आई होप you understand the carboxylic acids. So please share this video and like this video and subscribe my channel. Thank you. Take care.